नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल हुई, अर्थात दंगे का प्रयोग किया गया। दंगा होता है तो पुलिस ने दंगाइयों के साथ कैसे निपटना चाहिए उसकी प्रैक्टिस की गई। उस मॉक ड्रिल में आतंकवादी और दंगाइयों के हाथ में भगवा ध्वज दिखाई गया। उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों के वोटों के लिए हिंदुओं के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देती है। इसकी हदें कितनी गिर सकती है, इसका उदाहरण इस मॉक ड्रिल के करतूत ने दिया है। जो भगवा ध्वज दुनिया भर में त्याग, अहिंसा और तेज का प्रतीक है, उसको दंगाइयों के हाथ में दिखाया है। और वास्तव अगर देखा जाए तो दुनिया भर में जितने दंगाई है, आतंकवादी है, उनके ज्यादातर झंडे का कलर कैसा है आपको नामों के साथ दिखाएंगे, जिसमें एक भी भगवा नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भगवे को आतंकवादी दिखाने पर तुली हुई है। आज के बिंदास के मुद्दे में इसी पर बात करनी है। इस हरकत पर अब सरकार और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी और इस मानसिकता के खिलाफ भी कार्रवाई कैसे होगी। मुद्दा पहले देखते हैं। धर्म और संगम की नगरी इलाहाबाद। एक तरफ जहां इलाहाबाद अपने धार्मिक महत्व के लिए विश्व विख्यात है, जिसका गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम के लिए धर्म के साथ साथ शास्त्रों में भी महत्व है, तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद में हुए मॉक ड्रिल के दौरान एक ओर जहां पुलिस वाले थे, तो वहीं दूसरी ओर सांकेतिक आतंकवादियों और दंगाइयों को दर्शाया गया था और उनके हाथों में था भगवा ध्वज। वो भगवा ध्वज जो सीधे तौर पर त्याग, शांति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है, जो करोड़ों साधु संतों की आस्था का प्रतीक है, जो सीधे तौर पर धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रतीकात्मक महत्व ही शांति है। उस भगवा ध्वज को सांकेतिक उग्रवादियों को क्यों दिया गया? जिस उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा भगवा ध्वज लगे हैं, जहां सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल है, उस प्रदेश की सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है? ऐसे में यूपी पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल में आखिर भगवा ध्वज को क्यों दिखाया गया? सीधे तौर पर ये करोड़ों सालों से सनातन संस्कृति की लाखों वर्षों के निष्कलंक और महान परंपरा का अपमान है। साथ ही भगवा वस्त्रधारी लाखों साधु संतों का भी अपमान है। भारतीय संस्कृति ही वसुधैव कुटुंबकम के लिए विश्वविख्यात है और पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वालों को ही इलाहाबाद के मॉक ड्रिल में दंगाई के तौर पर दर्शाना निश्चित तौर पर असहनीय है। यूपी पुलिस की भूमिका निसंदेह आपत्तिजनक है। इस कुकृत्य से निश्चित तौर पर देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं को चोट पहुंचती है। उनकी धार्मिक भावना सीधे तौर पर आहत होती है। इसलिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मॉक ड्रिल बिना भगवा ध्वज के संभव नहीं था? क्या यूपी सरकार की ये कुकृत्य दंडनीय नहीं? क्या पुलिस राज्य सरकार के राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है? अगर इस हरकत पर भी देश मौन रहा तो ये अपराध होगा, ये पाप होगा। बात केवल इलाहाबाद मॉक ड्रिल की नहीं, बल्कि आज जरूरत है पूरे देश में जहां कहीं भी इस प्रकार की कुकृत्य सामने आए, वहां अपनी आवाज को बुलंद करने की है, अपनी आवाज को सीधे तौर पर उठाने की है कि आने वाले भविष्य में इस तरह का कुकृत्य कोई न करे। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है। अगले 1 घंटे तक हम आपके कॉल लेंगे, आपकी प्रतिक्रियाओं को दिखाएंगे। आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, फोन पर कॉल करके, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, स्काइप पर कॉल करके, और आप सोशल मीडिया के द्वारा भी आपकी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसको हम सीधे स्क्रीन पर दिखाएंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी सुरेश भाई, रामफल बोल रहा, लुहरी जिला बागपत से। मैं कहना चाह रहा कि जो जिहादी को खुश करने के नाम की हाफिज सईद की औलाद है, ये ऐसे काम करते रहे ना, देश में दंगा करेंगे, ये मुल्ला करेंगे, हिंदू को जलाओगे, हिंदू मुजफ्फरनगर में तो पंचायत बताते हिंदू को हमला करा, ये मुल्ला करेंगे। पर जो है दंगाई कहा जाएगा हिंदू को, और आत्मरक्षा करने का भी अधिकार है कि नहीं इस देश में। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, जय हिंद। हाँ, हेलो, हेलो, जय हिंद सर। क्या कहना है आपको?
सर मुझे कहना है, मैंने अभी यहाँ पे न्यूज पे देख रहा हूँ, उस पे एसपी के ऊपर ना वो फिल्म लगाया गया है। लेकिन मेरा मानना ये है कि एसपी के वो तो बेचारी छोटी सी कठपुतली है। ये जो हमारे देश के नेता है ना, जो देश के नेता, वो उनके अंडर में पुलिस होती है, उनके अंडर में फोर्स, सब कुछ मामला उनके अंडर में होता है। उनकी सोची समझी चाल है जो किसी धर्म विशेष मतलब भावनाओं को ना आहत कर रहे हैं वो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, जय हिंद। क्या कहना है आपको? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं गुड़गांव से मनोज शर्मा बोल रहा हूँ। जय हिंद। हाँ सर, मैं गुड़गांव से मनोज शर्मा बोल रहा हूँ। मेरे को ये कहना है सर कि ये आज का कोई बात नहीं है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आती है, ये इनका इतिहास रहता है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते हैं और इस टाइप की मतलब सिस्टम को दिखाने के लिए पहले से इनकी तैयारी रहती है कि भाजपा या उससे संबंधित कोई भी सिस्टम या संस्था होती है उसको कैसे बदनाम किया जाए। और लेकिन भगवा ध्वज जो है वो तो भाजपा के पहले से है। भगवा ध्वज जो है वो तो संघ परिवार के पहले से है। ये लाखों साल के परंपरा का प्रतीक है। ये भगवान श्री कृष्ण के उस रथ पर भी था जहां पर भगवान श्री कृष्ण महाभारत नेतृत्व कर रहे थे, और ये भगवा ध्वज वहां भी था जहां छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे। ये भगवा ध्वज उस उगते सूरज का प्रतीक है। ये लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों के त्याग का प्रतीक है। ये भगवा ध्वज हिंदुस्तान के महान परंपरा का प्रतीक है। इसको भाजपा के साथ जोड़कर वोटों की राजनीति करने की तुच्छ विचार रखने वाली उत्तर प्रदेश सरकार को इससे समझना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हो रहा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर को कहेंगे कि सही नेटवर्क में आके ही कॉल करें। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। ओके चौहान साहब, जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। मैं होराम सिसोदिया फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। हाँ बोलिए। सर, ये मुलायम सिंह है चाहे कांग्रेस है, ये लोग मुसलमानों की ओछी राजनीति के लिए, उनके वोट बैंक के लिए 80% हिंदुओं का मान सम्मान नहीं करते ये लोग। और इन लोगों को तो हमारे लोग हिंदू जो हैं जितने भी हैं भाई लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे पार्टियों को वोट ही नहीं देनी चाहिए कि आज हमारा भगवा झंडा इन लोगों ने दिखाया है, और भगवा झंडा जो उस आतंकवादी ग्रुप दिखाया है। ऐसे वोट की बात तो 5 साल बाद आएगी, तब शायद कई लोग अपने जाति पाति भाषा प्रांत तो सब कुछ देखकर वोट करेंगे। मेरा कहना है वोट के बारे में तो बाद में सोचिए, पहले आज क्या सजा देंगे गलती करने वाले को ये भी सोचिए। करने वालों के खिलाफ एक आंदोलन होना चाहिए। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, मुसलमान आतंकवादी होते हैं और आगे भी रहेंगे, और इनका एक दिन हमें सफाया करना है। हम सबको एक होना है। हमारे चले गैर कानूनी बात ना करें, ऐसा मैं चाहूंगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, मैं जितेंद्र पंड्या अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। हेलो, बोलिए। अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ। जब ये कुत्ते को भी कोई चीज से ट्रेनिंग दी जाती है, कुत्ता वही चीज को सामने रख के फिर वो ट्रेन होता है। तो ये जो मॉक ड्रिल में जो भगवा ध्वज दिखा है, तो जब भी अगर कोई वो हुआ तो ये पुलिस वाले भगवा ध्वज जहाँ भी होगा वहाँ अटैक करेंगे। वो ग्रीन ध्वज को कभी भी देखेंगे नहीं, वो भगवा ध्वज को ही देख के वहाँ अटैक करेंगे, चाहे उसकी गलती हो, गुनाह हो या ना हो। धन्यवाद। हम आपको कुछ देशों के और कुछ देशों के अंदर जो आतंकवादी संगठन है उनके ध्वज दिखाते हैं कि कैसे झंडे हैं दूसरे आतंकवादी संगठनों के, जो दूसरे देशों में, अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर आतंकवादी संगठन चलते हैं। उनमें से कुछ ध्वज हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक एक करके देश। और वहाँ के बोको हराम है, ये काले रंग पर सफेद अक्षरों से लिखा हुआ है बोको हराम, भगवे का कहीं कोई संबंध नहीं है। ये तालिबान है जो सफेद पर व्हाइट में लिखा, ये हरे रंग पर भी होता है। ये अल नुसरा फ्रंट है, ये भी हरे रंग के कपड़े पर लिखा जाता है। ये भी एक आतंकवादी संगठन है। लश्कर ए तैयबा है,
जो भारत और पाकिस्तान से जिसकी एक्टिविटीज चलती है, ये जेहाम इस्माइलिया है। इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक है, ISIS, जो आजकल सबसे ज्यादा बदनाम है। ये अल कायदा का है। और भी कई ध्वज है, झंडे। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ इस प्रकार से राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के भी ये ध्वज है। इनमें किसी भी आतंकवादी संगठन में आपको भगवा रंग नहीं दिखेगा। दुनिया के 100 से ज्यादा आतंकवादी संगठनों के नाम और ध्वज हम sudarshannews.com और हमारे फेसबुक सुदर्शन न्यूज पर डाल रहे हैं, क्योंकि यहां पर उतना समय नहीं, लेकिन कॉल के दौरान भी आप इनको देख पाएंगे। अगर दुनिया भर में कहीं पर भी और भारत में भी, खास करके उत्तर प्रदेश में भी जो दंगे हुए, उन दंगों के फोटोग्राफ्स आप निकालिए, कहीं पर भी निकालिए, आपको वहां पर भगवा नहीं दिखेगा। लेकिन चश्मा खराब है अखिलेश यादव का, आंखों के सामने भगवे को भय के रूप में लिया है, और इसलिए ऐसे मॉक ड्रिल में उनके चेले चपाटे और गुलामों का गुलाम जैसे आदेश मानने वाली पुलिस फौज भी यही हरकत कर रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। मैं बिहार से सुनील बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, मैं जरा ये जानना चाहूंगा कि हमारे देश में खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में भगवा के पीछे ही ये नेता लोग क्यों पड़े हुए हैं? खास करके जो भी फिल्मी दुनिया में जो भी चीज होता है, खास करके हिंदू के जो देवी देवता है उन्हीं के विरुद्ध या उन्हीं के बारे में कटाक्ष क्यों दिखाया जाता है? क्या ऐसा कोई संविधान नहीं है कि इस देश में जो भगवा या हिंदू धर्म के प्रति जो इतनी आलोचनाएं हो रही है उसके विरुद्ध कुछ किया जाए? इस संविधान पर आप डिपेंड रह रहे इसलिए हो रहा है, आप में ताकत नहीं है। अगर किसी और धर्म के बारे में ऐसा दिखाया जाए तो क्या होता है हम सब जानते हैं। 8-8 दिन तक मीडिया चिल्लाता रहता है और कई जगह पर प्रदर्शन होते हैं, लेकिन भगवा दिखाने के बाद कहीं पर कुछ नहीं है, सामसुम शांतता है। ऐसे में और जगह पर यह नहीं होगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। क्या कहना है आपको? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, हमारे जो सनातन धर्म पे बहुत बड़ा विश्वासघात है ये। बहुत बड़ा विश्वासघात है। क्यों बोलते हो? जिस ध्वज के लिए हमारे बड़े बड़े देवी देवताओं ने अपना सर कटा के सम्मान के लिए, मर्यादा के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए, और हिंदू धर्म में कहीं भी नहीं बताया कि कोई पहला आक्रमण करे। जब तक कोई आक्रमण नहीं करता, इतना शांति का हमारा धर्म है, उस धर्म को ये बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। और मैं आपको शत नमन करता हूँ जो इस मुद्दे को उठा के आप जो चल रहे हैं। भगवान आपको लंबी आयु दे, और बहुत बहुत हम आपके आभारी है इसके लिए। धन्यवाद। आपके शुभकामनाओं के साथ आपके सक्रिय सहभाग अगर मिल जाए तो यह काम शायद ज्यादा और आसान हो पाएगा, शायद क्या पक्का आसान होगा। और इसलिए सक्रिय सहभाग भी दीजिए। केवल चैनल पर यहाँ एक कॉल, एक कार्यक्रम तक सीमित मत रखिए, इस विषय के साथ जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मुद्दे को सोशल मीडिया के द्वारा या अन्य तरीकों से पहुंचाइए। आपके चर्चा का प्रमुख हिस्सा भी ये होना चाहिए। ये भगवा रंग और इसके लिए शहीदी देने वाले, बलिदान देने वाले लोगों की कितनी महान परंपरा है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के युवराज बेटे संभाजी महाराज, औरंगजेब ने कहा कि पूरा दक्षिण का राज्य तुमको देता हूं, इस्लाम कबूल कर। उन्होंने कहा नहीं करूंगा। 28 दिनों तक उनके शरीर के रोज एक अवयव को तोड़ा जाता था। एक दिन नाखून निकाले गए, एक दिन सारी उंगलियां तोड़ी गई, एक एक दिन हाथ तोड़े गए। उनके आंखों को तक गरम कर कर लाल सरेव को उनके आंखों में डाला गया, और आखिर दिवाली के एक दिन पहले 28 टुकड़ों के शरीर को सड़क पर फेंका गया। लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। इस भगवे के प्रति उनका यह समर्पण था, इस केसरिया रंग के प्रति उनकी ये निष्ठा थी, उनकी आस्था थी। ऐसे रंग के लिए बलिदान देने वाले महान वीरों की परंपरा है, और उस परंपरा का अपमान उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है, और इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपको? हेलो। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर को कहेंगे हेलो हेलो ना करके अपनी बात को रखें।
जय हिंद। सर, ये जो भगवा रंग दिखाया जा रहा है समाज को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है और देश को बांटने के लिए किया जा रहा है। जय हिंद। अगले कॉलर। मेरे को बोलने का था इनको, क्योंकि हमारे जो देश में बड़े बड़े मिनिस्टर लोग हैं वो पाकिस्तान का बहुत तारीफ करते हैं। हाँ, बहुत तारीफ करता है, लेकिन वो लोग क्या मालूम है कि ये जो इतना ये होता है तो उनको वो इंटरेस्ट नहीं है देश के बारे में। लेकिन ये जो अभी इधर जो पाकिस्तान के ये करता है, अगर ये जो ये बोलता है बिन लादेन को बोलता है बिन लादेन जी करके एक मिनिस्टर बोला है, तो ये लोग सब है ना पहला वो जाके जरा कराची एयरपोर्ट से जरा निकल के टैक्सी पकड़ के जाने को बोलिए। ये लोग क्या मैं 2 टाइम जाके आया हूँ कराची। कराची तो छोड़िए, इस देश में भी कुछ ऐसे मिनी पाकिस्तान बना के रखे हैं जहां पर ये नहीं जा सकते। बात करना तो बहुत बातें करने वाले हैं, हिम्मत किसी में नहीं है। हम आपको इस भगवे रंग के, इस केसरिया रंग के महत्व के बारे में जरा बताते हैं। भगवा ध्वज भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ध्वज है। ये शांति, सौहार्द और त्याग के महान प्रतीकों में से एक है। न केवल शांति और त्याग बल्कि बलिदान, ज्ञान, शुद्धता और सेवा का भी प्रतीक है। ये हिंदुस्तानी संस्कृति का शाश्वत सर्वमान्य प्रतीक है। हजारों सालों से भारत के शूरवीरों ने इसी भगवा ध्वज की छाया में लड़कर देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए। यही ध्वज सभी मंदिरों, आश्रमों में लगता है। महान वीर शिवाजी की सेना को शक्ति भी इसी भगवा ध्वज से मिलती थी। भगवान श्री राम, कृष्ण और अर्जुन के रथों की शोभा भी इसी भगवे ध्वज ने बढ़ाई थी। भगवा ध्वज 2 त्रिकोणों से मिलकर बना है, जिसमें से ऊपर वाला त्रिकोण नीचे वाले त्रिकोण से छोटा होता है। ध्वज का भगवा रंग उगते हुए सूर्य के रंग है, जो शक्ति का रंग है। उगते सूर्य का रंग ज्ञान, वीरता का प्रतीक माना गया और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसे प्रेरणा स्वरूप माना। भगवा ध्वज सीधे परमात्मा से जुड़ा होता है और ऐसी मान्यता है कि जिस घर में ये भगवा ध्वज लगा हो वहाँ दैवीय शक्ति व्याप्त होती है। घर के सदस्य ऊर्जावान होते हैं, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तव में भगवा के महत्व को शब्दों में वर्णित ही नहीं किया जा सकता। जिस भगवा की पताका हर घर में पूजा के समय छत पर फहराई जाती है, यही भगवा पताका थी जो महाभारत के युद्ध में रथों पर फहराई गई थी। ये वही रंग आज भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज में विद्यमान है। वास्तव में भारतीय संस्कृति का प्रतीक है भगवा रंग और यही भगवा ध्वज हमारे गौरवशाली इतिहास का साक्षी भी है। भगवा ध्वज अगर घर पर लगा हो तो उस घर में सकारात्मक एनर्जी आती है। वहां पर प्रकृति की जो पावर है वो आसानी से केंद्रित होती है और वह इसलिए मंदिरों पर भगवा ध्वज लगाया जाता है, इसलिए केसरिया को फहराया जाता है। इस केसरिया, जिस केसरिया के पुण्य आध्यात्मिक और सामाजिक के साथ साथ सांस्कृतिक के साथ साथ साइंटिफिक भी कई उपयोग है। ऐसे झंडे को दंगाइयों के हाथ में देने का पाप उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, प्रणाम। जय हिंद सर। बोलिए सर। ये बताइए, इसके अनीस मिश्रा दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। इस तरीके के प्रोग्राम को रोकने के लिए कोई आपका ऐसा संगठन है जहाँ पर लोग जाके सामूहिक रूप से प्रदर्शन करें, या आपका कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग कंट्रीब्यूट कर सके? अब हम चैनल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी चलाए क्या? नहीं, लेकिन सर इस तरीके के यदि यूथ कुछ आपने नहीं, आपकी सब आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण नाम का एक संगठन है जो इन विचारों को आगे बढ़ाता है। उसके साथ आप जुड़ सकते हो। उसका स्क्रीन पर नंबर भी चलाने के लिए मैं कहूँगा राष्ट्रनिर्माण.org, इस पर भी आप जा सकते हो। देश के, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी संगठन से जुड़े, हम कहेंगे कि आप जिस भी संगठन से जुड़े हैं उस संगठन को कहिए कि इस मुद्दे को उठाए। जो लोग इस विषय पर बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते हुए दिखते हैं, आप उनको भी सवाल पूछिए। और बात यहाँ पर केवल संगठनों की नहीं है,
बात यहाँ पर उस हर व्यक्ति की है जो इस देश से जुड़ा है। 125 करोड़ लोगों के लिए यह आस्था का विषय होना चाहिए, सम्मान का विषय होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो उसके खिलाफ बोलने की, आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। श्रीमान जी, क्या देश में कोई ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो इन हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी आईपीएस अफसरों को कोर्ट के माध्यम से सबक सिखा सके? मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि ये हरे, उनमें इतना दम है क्या जो हरे ये केसरिया ध्वज की जगह पे हरा झंडा दिखा सकें? जय हिंद श्रीमान जी। कारणों पर नजर डालते, जरा देखिए कि कारण क्या है आपके सामने। हिंदू आतंकवाद का मुद्दा बनाना, मॉक ड्रिल में सीधे तौर पर हिंदू आतंकवाद का मुद्दा दिखाना ही इन लोगों का एक उद्देश्य रहा। जब आतंकवाद की बात उठती तो हमेशा एक ही समुदाय का नाम आता। इसी को खत्म करने के लिए कई लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा। बहुसंख्यकों की धार्मिक भावना को आहत करना, सीधे तौर पर इलाहाबाद मॉक ड्रिल में भगवा ध्वज को दर्शाकर देश के करोड़ों बहुसंख्यकों की धार्मिक भावना को आहत करना ही इनका मकसद है। साथ ही भगवाधारी साधु संतों को अपमानित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के तहत ही इलाहाबाद मॉक ड्रिल में भगवा ध्वज को शामिल किया गया, जिससे एक विशेष वर्ग को खुश किया जा सके और एक विशेष समुदाय का वोट मिल जाएगा। सरकार की मंशा साफ न होना, मॉक ड्रिल में जो कुकृत्य उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा ही साफ नहीं है और जानबूझकर इस प्रकार के मॉक ड्रिल करने की इजाजत दी गई, जिससे आम जनता का ध्यान भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर आकर्षित हो। पुलिस का राज्य सरकार के राजनीति के एजेंडे पर काम करना, मॉक ड्रिल में दंगाइयों की भूमिका में रहे पुलिसकर्मियों के हाथ में केसरिया झंडा लेना इस बात को प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस निष्पक्ष नहीं है, बल्कि राज्य सरकार के राजनीति के एजेंडे पर काम करती है, जो इलाहाबाद के मॉक ड्रिल में साफ हो गई। कॉलर के पास चलते हैं। साथ साथ में आपको बता दें कि हमने स्क्रीन पर वो नंबर भी चलाए जिसकी मांग अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों ने की थी। यहाँ पर आप मिस कॉल दे सकते हैं, इस संस्था के साथ भी आप जुड़ सकते हैं और तमाम संस्थाओं भी को हम आह्वान करते हैं कि इस संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। ये संस्था संस्थाओं का समन्वय करने का काम करती है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी नमस्कार, मैं गुजरात से भवानी भाई बोल रहा था। ये जो मॉक ड्रिल के दौरान दंगाइयों के हाथ में भगवा ध्वज दिया गया है, ये सिर्फ हिंदू धर्म, बीजेपी और आरएसएस को बदनाम करने का तरीका विपक्ष का। तो मैं आपके माध्यम से हिंदू वासियों से निवेदन करूंगा कि सब तैयार हो जाएं, क्योंकि ये चंद बिकाऊ लोग अपनी भारत माता का सौदा करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आज बहुत बड़ी मात्रा में कॉलर अपनी बात को कहना चाहते हैं। हम कहेंगे कि नए नए मुद्दे और कम शब्दों में बात को रखें। जय हिंद। क्या कहना है आपको? बोलिए। सूर्य जी नमस्कार, जयपुर से बादल बोल रहा हूँ साहब। हाँ, ये झंडा नहीं है साहब, ये एक धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। क्या कहा आपने? चलिए धन्यवाद। हमारे साथ साध्वी प्राची जी जुड़ गई है, उनके पास चलते। साध्वी जी, आपको मुद्दा पता होगा कि उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल के दौरान, दंगे की रिहर्सल के दौरान दंगाइयों के हाथ में वो परम पवित्र भगवा ध्वज दिया गया, जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और त्याग और बलिदान के साथ उसका सम्मान बढ़ाया है। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ है? चौहान साहब बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों के हाथ में जो भगवा ध्वज दिया गया है, वो वास्तव में लाखों लाखों लोगों के, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा हिंदुस्तान की आजादी के लिए, उनका बड़ा अपमान हुआ है। और ये इसलिए हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार क्रांतिकारियों का और देशभक्तों का सम्मान नहीं चाहती किसी भी तरह से, और भगवा को जितना अपमानित करने का काम ये सरकार कर रही है, इतना आज तक किसी ने नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर हमने मांग की, कल भी मांग की थी चैनलों के माध्यम से, कि एसएसपी को हटाया जाए। आखिर क्यों भगवा ही उसने लिया? ब्लैक कलर भी ले सकते थे, ग्रीन भी ले सकते थे, रेड भी ले सकते थे, सफेद भी ले सकते, लेकिन भगवा ही क्यों लिया गया? क्योंकि भगवा को ही निशाने पर इन्होंने रखा है।
और उत्तर प्रदेश के अंदर ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि 2017 के चुनाव आ रहे हैं और उसमें ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए ये हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का एक षड्यंत्र है। लेकिन इसके खिलाफ बोलने के सिवा कोई कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हमने कल मांग भी की थी चैनलों के माध्यम से कि एसएसपी को हटाया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। और मुझे पता चला बीजेपी ने भी आज घोषणा की है। मेरे विचार से ये होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन बहुत जरूरी है। अगर एसएसपी को नहीं हटाती उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एसएसपी सामूहिक माफी नहीं मांगते तो निश्चित रूप से आंदोलन होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्या आंदोलन के लिए किसी प्रतीक्षा क्यों किया जा रहा है? उसी क्षण क्यों नहीं शुरू किया जा सकता जब इतना बड़ा पाप उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया? इसीलिए चौहान साहब, मेरे विचार से तो इसलिए हो रहा है कि क्योंकि 1-2 दिन का समय देना चाहिए सरकार को। कल ये ना आ जाए कि ये लोग हमें समय नहीं दे पाए, हम सोच नहीं पाए क्या करना क्या ना करना। उत्तर प्रदेश सरकार का यही आरोप होता है कि लेकिन आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिसने की सोच समझ कर ये किया है उन पुलिस वालों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगी, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश सरकार का रिजल्ट नगण्य रहता है इस तरह के कार्यों में और उत्तर प्रदेश सरकार चुप्पी साध लेती है, मौनी बाबा बन जाते हैं अखिलेश मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। और उनसे कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन कल ये लोग हमारे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप ना करें, इसीलिए हमने इनको समय दिया है। अब हमारे साथ बनी रही है, हमारे साथ एक स्काइप पर कॉलर भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। हाँ जय हिंद सर, बोलिए। ये सपा सरकार वोट बैंक की राजनीति के हेलो जय हिंद सर। सपा सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। एक वर्ग को टारगेट करके दूसरे वर्ग का वोट प्राप्त करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? में विरोध होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। प्राची जी, आप जो कह रही है वही बात ये कॉलर भी कह रहे हो, इसके पहले के भी कॉलर कह रहे, लेकिन क्या ऐसा किया जाए जिससे समाजवादी पार्टी की सरकार या उनकी विचारधारा ऐसी गंदी हरकत दोबारा ना करे? जी निश्चित रूप से चौहान साहब, ये होना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह के कुकर्म करने से बाज नहीं आ रही और इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही। जब से उत्तर प्रदेश सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं रुक रहे, थानों में रेप नहीं रुक रहे हैं और इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक नई सूचना देने जा रही हूँ कि मैं जहां पर रुकती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को ये दिया है, प्रशासन के माध्यम से हमें सूचना मिली है। मैं जहां पर रुकती हूँ बरेली के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हो गई कि वहां पर उन लोगों के ऊपर एफआईआर की, जबरदस्ती भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है और प्रशासन संरक्षण दे रहा है और उन लोगों को फंसाने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। साध्वी प्राची यहाँ पर रुकती है, इनके घर में रुकती है, इसलिए इनको किसी तरह से जेल में डाल दिया जाए। इस तरह की घटनाएं बराबर बढ़ती जा रही है। साध्वी प्राची कहीं ना जाए, साध्वी प्राची जाएगी तो दंगा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह के ये कुकर्म करा रहे, भगवे ध्वज का अपमान करा रही और बिल्कुल चुप्पी साधे मौनी बाबा बने हुए। अभी तक उनका कोई दो शब्द अभी तक न माफी मांगी है, न उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने दो शब्द बोले। बिल्कुल, धन्यवाद। साध्वी प्राची जी हमारे साथ जुड़ी थी। अब हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए
जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भगवे ध्वज का, केसरिया झंडे का अपमान हुआ है, इस अपमान के ऊपर कार्रवाई कब होगी? और आखिर जिस रंग का एक भी आतंकवादी संगठन दुनिया भर में नहीं है, उस रंग को कैसे ऐसे मॉक ड्रिल में उपयोग में लाया जाता है? इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को हिंदुस्तान ने पूछना चाहिए और इसके लिए पूरे हिंदुस्तान को इस विषय पर अपना मुंह खोलने का आह्वान हम बिंदास बोल से करें। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। आज पूरे देश में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार पूरा हिंदू समाज है। हिंदू में एकता ना होना इसका मेन कारण है, क्योंकि हिंदू समाज में एकता नहीं है, जिसका फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं, चाहे लालू हो, नीतीश हो या मुलायम सिंह हो। पूरे विश्व में गैर हिंदुओं को मालूम है भारत को तभी कमजोर किया जा सकता है जब हिंदुओं को आपस में बांटा जाएगा। इतिहास पर इसका गवाह है। जब मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय ने जयचंद ने जो है भारत के साथ जो है हिंदुओं के साथ जो है भारत के राजाओं के साथ गद्दारी करके मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया था, जिसके कारण मोहम्मद गोरी जी, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान जी पराजित हुए थे। जो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान थे सर 17 बार पराजित हुआ था। क्या कारण ऐसा हुआ कि जो मोहम्मद गोरी जो पृथ्वीराज चौहान को जी पराजित कर दिया? इसका यही मेन मकसद है, उसका मेन यही कारण है कि हिंदुओं को आपस में बात करके उसने मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान जी का भेदभाव लिया और करके उनको कमजोरियों को जाना और दोनों मिल करके पृथ्वीराज चौहान जी को हराया। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। नमस्कार, जयपुर से बादल बोल रहा था, पहले लाइन कर दी थी। मैं ये बोल रहा हूँ कि देश का एक झंडे का अपमान, ये धर्म का अपमान है। ये इतिहास नहीं जानते हिंदुस्तान के धर्म का और इस झंडे का। वर्षों से, करोड़ों साल पुराना धर्म का। इनको इतिहास पढ़ना चाहिए, अपना देखना चाहिए कि इस धर्म ने किया क्या। हमारे देश में हमारे धर्म ने महावीर दिए हैं, बहुत दिए, इनके महावीर भटक चुके हैं और ये सब भटक चुके साहब। इनको पूरे विश्व में शांति ही जब आएगी जब ये धर्म होगा, ये झंडा होगा। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। सर हेलो, बोलिए। हेलो सर, इसके लिए मैं देश के 100% साधु संतों को जिम्मेदार मानता हूं सर, क्योंकि वो हिंदू बच्चों को इससे लड़ने, अन्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा नहीं देते और ये बार बार हिंदू मुस्लिम भाई भाई का ये गुट पिलाते रहते हैं। नहीं, भाई भाई तो हमारा सिद्धांत है। हम जब विश्व को परिवार मानते हैं, जब वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, तो पूरे ही विश्व को हम भाई मानते हैं, हमारे अपने मानते हैं। हमारा तो ये सिद्धांत है, लेकिन सिद्धांत की हम जिस प्रकार से व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या पर भी विचार करने की आवश्यकता है। परिणाम देखते हैं, अगर ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देश के बहुसंख्यकों को ऐसे ही बदनाम किया जाता रहेगा। राष्ट्रवादी लोगों को हमेशा से ही कई लोग तिरछी नजरों से देखते हैं, क्योंकि इनकी वजह से कुछ राजनेताओं की राजनीति विफल हो जाती है, क्योंकि ये राष्ट्रवादी इन नेताओं की पोल पट्टी जनता के सामने खोल देते हैं, जिससे ये नेता नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही धर्म के आधार पर राजनीति होती रहेगी। एक विशेष वर्ग को प्रसन्न करने और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले सफलता के अपने षड्यंत्रों को सफल बनाते रहेंगे और एक विशेष वर्ग को बेवजह बदनाम किया जाता रहेगा, जिससे देश की जनता आंतरिक कलह से जूझती रहेगी। वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी। अक्सर राजनेता वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उसके तहत देखा जाता है कि एक विशेष वर्ग को आकर्षित कर चुनाव के दौरान उनका ज्यादा से ज्यादा वोट पाना चाहते हैं, जिस कारण देश में समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। देश में हिंदू आतंकवाद का मुद्दा तैयार करने में षड्यंत्रकारी सफल हो जाएंगे। अभी तक तो देश के ये षड्यंत्रकारी हिंदू आतंकवाद का मुद्दा बनाने में सफल हो रहे हैं, क्योंकि तमाम राष्ट्रवादी सोए हुए हैं। अगर ये राष्ट्रवादी ऐसे ही सोए रहे तो आने वाले वक्त में देश में और भी कई ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मेरा नाम राजीव है और मैं दिल्ली से बात करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये जो खबर आई है, पहली बात तो मैं बात देना चाहता हूं, क्योंकि न्यूज चैनल में बिल्कुल नेगेटिव हो चुका था, क्योंकि सकारात्मक जो बात आनी चाहिए देश के सामने वो रखी जा रही थी। मैंने आपका चैनल देखा तो एक हौसला बुलंद हुआ और उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहला जो सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, मैं मानवाधिकार आयोग करना चाहता हूँ कि मानवाधिकार आयोग जिसमें इस देश में क्या हो रहा है, इस प्रकार की घटनाएं होने लग रही है, आने वाले समय के लिए षड्यंत्र दिखाया जा रहा है। धन्यवाद। आखिर हमारे
भावनिक धार्मिक आस्था और उसके अधिकारों की भी बात है, हमारी श्रद्धा और आस्था की बात है, या हमारी परंपरा की बात है। ये उस महान परंपरा की बात है जहां पर इस रंग को धारण कर करोड़ों लोगों ने समस्त विश्व को, पूरे विश्व को कल्याण और शांति और सद्भाव देने का काम किया है। उसको आप इस रंग में ऐसे ढाल रहे हैं। दुनिया में क्या संदेश दे रहे हैं? इस योग के बहाने दुनिया भर में ये भगवा रंग पहुंच रहा है, यहाँ की परंपरा पहुंच रही है। एक पूरे योग दिन को शुरू कर योगा डे को शुरू कर दुनिया भर में जो मैसेज गया है, उसके बाद उस मैसेज पर कालीमा फांसने का ये षड्यंत्र है। और इसलिए इसको छोटी घटना के तौर पर और चंद पुलिस वालों की गलती के तौर पर नहीं देखना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है हिंदू सेकुलर है, इसीलिए इस देश में अन्य धर्म है, वरना यह परंतु यह सच जो है मुल्ला मुलायम सिंह का खानदान नहीं समझेगा। जो है बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैंने पिछले दिनों किसी एक समाजवादी पार्टी के नेता को पूछा कि बिंदास में किसी ने मुल्ला मुलायम बोल दिया तो क्या ऐसी बात का खंडन करना चाहिए? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मत करिए, हम तो चाहते हैं कि लोग मुल्ला मुलायम बोले, जिससे कि मुसलमानों को मुलायम सिंह जी हमारे लगे, जिससे कि वोट बढ़े। कई जगह पर गाली का भी उपयोग लोग कैसे राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर लेते हैं, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म को आज तक रूप में परिभाषित नहीं किया जा सका है। इस कारण धर्म का वैश्विक स्वरूप स्थापित नहीं हो सका है और संप्रदायों के रूप में बढ़ता रहा है। आज जो जिसे हम धर्म बोल रहे हैं वो असल में संप्रदाय है, क्योंकि नाम जब किसी धर्म को दिया जाता है तो वो संप्रदाय में बढ़ जाता है। तो इसके विषय में मैं अनाम धर्मा नगर खगड़िया बिहार से बोल रहा हूँ। धन्यवाद। हमारे पास धर्म समझने और धर्म की सेवा करने के लिए टाइम कहाँ है? हम तो बस भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो कुछ देता है, या शायद अगर नहीं मानेंगे तो कुछ नुकसान ना कर दे। आधे अधूरे मन से भगवान को मानकर उससे पूरे आशीर्वाद की अपेक्षा करने वाले स्वार्थी समाज ने धर्म को समझे बगैर उससे बस प्राप्त करने के प्रयास किए। ना खुद समझा, ना बच्चों को समझाया, ना उसके आने वाले बच्चों को समझ में आएगा, तो धर्म टिकेगा कैसे? अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी समझ में ये हिंदुओं की जो कमजोरी है उसी के कारण ऐसा हो रहा है। हिंदुओं का खून है जो जम चुका है। हेलो, धन्यवाद। खून जम गया है, क्या 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 उपमाएं मिल रही है, लेकिन बोलने वाले भी सुनने वाले भी बस सुनने तक सीमित रह जाते हैं, इस विषय पर कुछ करते नहीं हैं। मैं आपको फिर एक ग्राफिक के द्वारा दिखाता हूं। दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों के झंडे, उनके ऊपर लिखे हुए और उनके नाम। ये बोको हराम का झंडा है जो आज अफ्रीकन देशों में बहुत बड़े पैमाने पर आतंक फैला रहा है। तालिबान का हरे रंग पर भी लिखा जाता है, सफेद पर भी लिखा जाता है। अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान। अल नुसरा फ्रंट, ये भी अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट के देशों में एक्टिव आतंकवादी संगठन। ये लश्कर ए तैयबा जो भारतीय उपखंडों में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं करता है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध किए, पाकिस्तान के साथ 2 और चीन के साथ 1, उसमें जितने सैनिक हमारे नहीं मरे उससे ज्यादा लोग हमारे अल कायदा ने मारे हैं, लेकिन फिर भी हम उसके झंडे को नहीं दिखाते हैं। ये जेमाहा इस्लामिया है, इसमें तो सीधे शस्त्र के साथ संदेश लिखा हुआ है। और भी ऐसे कई झंडे हम आपको इस कॉल के दौरान, या ISIS है जो फिलहाल सबसे खतरनाक संगठन के तौर पर दुनिया के सामने हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हेलो सुरेश जी नमस्कार, मैं निरंजन त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जैसे दंगा फसाद, लूट मार काट, खून खराबा हो रहा है, ये पूरी तरीके से हमको लगता है इस्लामी कानून लागू हो गया है। जैसे कि अभी एक पत्र दिया गया
उसके लोगों को देके और उसका पूरा रफा दफा मामला कर दिया गया। ये तो पूरा इस्लामी शरिया कानून में लागू होता है कि किसी का बलात्कार हो गया तो उसको पैसे दे के छूट जाओ। कल को इनके नेता बलात्कार भी करेंगे तो पैसे दे के छूट जाएंगे। ये तो भारतीय संविधान उत्तर प्रदेश में लागू ही नहीं है पूरा। आप तो फिर भी पैसे देने की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह तो कहते हैं कि बलात्कार से होता क्या है, बलात्कार तो गलती से हो जाता है, बच्चों को माफ कर देना चाहिए। ऐसा कहने वाले मुलायम सिंह के राज में आप क्या चाहेंगे? इनका छुपा एजेंडा यही कि पूरी तरीके से इस्लामी शरिया कानून लागू कर ही दिया जाए उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद। मुस्लिम संगठनों ने आगे आकर इस विषय की निंदा करनी चाहिए। अपनी विश्वासार्हता और भाईचारा बढ़ाने के लिए ऐसे विषयों का विरोध करना चाहिए। आगे आकर ये उत्तर प्रदेश और उसके पुलिस की इस हरकत के खिलाफ उन्होंने सबसे पहले आंदोलन करने की आवश्यकता है ताकि लोगों में सद्भावना बनी रहे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। जय हिंद। हाँ जय हिंद। क्या कहना है आपको? सवाल ये है। हेलो। जल्दी बोलिए। हेलो। धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि जैसे आपका कॉल कनेक्ट होता है आप अपना नाम बताकर, जय हिंद कह के नाम बताकर अपनी बात को सीधे रखें, हेलो हेलो ना करें। अगले कॉलर। उपाय देख लेते हैं कॉलर के पहले। उपाय क्या हो सकते हैं देखिए। इस प्रकार के कृत्यों का कड़ा विरोध करना चाहिए। आज जरूरत है देश की जनता जहां कहीं भी इलाहाबाद मॉक ड्रिल जैसी घटना सामने आए वहां पर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ देश की जनता को भी विरोध करना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घटना सामने न आए। सरकार मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे। वैसे तो सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई भी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि सरकार को लगता है कि इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसे में सरकार जल्द ध्यान नहीं देती है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रवादी लोग आगे आए। अगर ऐसे में राष्ट्रवादी लोग आगे नहीं आते हैं तो ये सीधे तौर पर पाप होगा। ऐसे राष्ट्रवादियों के लिए जो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर राष्ट्रवादी बनते रहते हैं, अगर अब भी उनका खून नहीं खौला तो ये लोग सिर्फ दिखावे के राष्ट्रवादी हैं। ऐसे लोगों को अपने नाम और काम से राष्ट्रवादिता का चोला हटा लेना चाहिए। यूपी पुलिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना। मॉक ड्रिल में भाग लेने वाले पुलिस कर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही बड़े पैमाने पर उच्च अधिकारियों से भी इस मामले की जानकारी लेनी चाहिए। कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, मैं बिहार अररिया जिला फॉरबिजन से अजय कुमार सिंह और खजा राजपूत बोल रहा हूँ। सर, इस तरह कृत्य जो यूपी में हो रहा है, यूपी का प्रशासन की नाकामी की वजह भी है। यूपी प्रशासन की नाकामी की वजह इस तरह भी है क्योंकि यूपी में हमारे जो वहाँ के मुखिया है अखिलेश यादव, वो मुलायम सिंह यादव के पुत्र, उनका पूरा कहना होता है कि आप हिंदुओं पर एकदम अत्याचार की तरह से बात कीजिए और जो अदर कास्ट है उनके तरफ आप पूर्णतः अलग तरह से रवैया रखिए। इस कारण से, और जब वहाँ जातीय हिंसा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, इससे पूर्व की घटना, सहारनपुर घटना, अदर एरिया की घटना, इस कारण से कृत्य और ज्यादा मात्रा में बढ़ेंगे। अभी तो ये तो ट्रायल समझा जाए, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं और हो सकती है। इस घटनाओं से अभी धन्यवाद, क्योंकि चुनाव नजदीक आया है और ऐसी घटना चुनाव को देखकर होती है। अखिलेश सरकार ने 1 साल पूरा करने के पहले ही दंगों की सेंचुरी पूरी कर ली थी और अब तो जब चुनाव नजदीक आएगा तो इसकी गति और बढ़ेगी, क्योंकि मैच के आखिरी ओवर में ज्यादा रन बढ़ते हैं या फिर अखिलेश जी याद भी रखिए कि मैच के आखिर में विकेट भी सबसे ज्यादा गिरते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। ये तो हिंदुओं को तो बदनाम मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने कर रखे हैं सर। तीनों लोगों ने ही सारा बदनामी कर रखा है। मुस्लिम को पक्ष ले लेके हिंदुओं को, तो ये लोग हिंदू होते हुए ये लोग हिंदुओं को बदनाम कर रखे हैं ये लोग। समझे समझे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि देश के छोटे छोटे हिस्सों से, कस्बों से भी लोग कॉल कर रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं। ये बिंदास बोल का यश है। जब हमने
5 साल पहले इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो लोग कहते थे कि कहाँ लोग बोलेंगे, लोगों को तो फोन लगाना पता नहीं है, टीवी पर कैसे बात करेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत गड़बड़ियां होती है, लेकिन हिंदुस्तान बोलना सीख गया है, सीख रहा है और सिखाएंगे, बेखौफ पर बोलना सिखाएंगे, क्योंकि हमारी ज्यादातर समस्या का कारण हमारा चुप बैठना है, हमारी चुप्पी है, हमारा मौन है, हमारी प्रतिक्रिया न देना है। क्योंकि जब तक हम नहीं बोलेंगे लोग नहीं समझेंगे, तब तक साथ नहीं आएंगे, और साथ जब तक नहीं आएंगे तब तक कारवां नहीं बनेगा। इसलिए बोलना शुरू करिए, बिंदास बोलना शुरू करिए। अगले कॉलर। जय हिंद सर। चौहान सर, जय हिंद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं इस देश को बताना चाहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी, AIMIM आदि वगैरह वगैरह सारी की सारी मुसलमानी पार्टियां हैं, और इस देश का इस्लामीकरण कितनी तेजी से हो रहा है ये आप देख सकते हैं, और इसे रोकना बहुत अत्यंत आवश्यक है। हमारे बड़े बड़े नेताओं को, जो हिंदूवादी नेताओं हैं, उनको आगे आना पड़ेगा यदि देश का उद्धार करना है तो, नहीं तो इस देश का बंटवारा हो जाएगा, ये देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। इसको बचाने के लिए हमें आंदोलन करने पड़ेंगे, बहुत बड़े बड़े कार्य करने पड़ेंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद जी नमस्कार, मैं पवन देशमानी मोतिहारी बिहार से बात कर रहा हूं। सर, ये इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो हरकत की गई है पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है, और पूरे हिंदू समाज को आगे आकर के अखिलेश सरकार को पूरी तरह जो है इसका बदला लेना चाहिए, उसको वोट दे करके पूरी तरह उनको हराना है, और पूरे हिंदू समाज आगे आए और इस ये वोट वाली अपील बड़ी राजनीतिक होती है। मैं फिर कहता हूं, वोट को तो 2 साल है या 1.5 साल जो भी है, क्या वोट ही एकमात्र उपाय है? वोट एक उपाय जरूर है, लेकिन क्या केवल वोट ही एकमात्र उपाय है? जब तक हम अन्य उपायों पर नहीं सोचेंगे तब तक ऐसी घटनाओं को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब वोट पर सजा देने की बात आती है, किसी भी दल को देनी हो, किसी भी विचारधारा के दल को देनी हो, तब पैसा, जाति, भाषा, प्रांत, न जाने कितने लालच और हमारे स्वार्थ उस वोट को, ऐसी घटनाओं के विषय को भुला देते हैं, और इसलिए तब सजा पूरी नहीं हो पाती है। अगले कॉलर। जय हिंद जी, मैं निखिल बोल रहा हूँ राजस्थान से। बोलिए। जी, मैं निखिल बोल रहा हूँ राजस्थान से। हाँ, जो यूपी में मुस्लिम आबादी है 40% तो हो चुकी होगी, तो वहाँ तो ये होना बिल्कुल जायज है, तो इसीलिए ये मुलायम और ये सब ये चीजें कर रहे हैं, और हम हिंदुओं को इसमें सबसे आगे आना चाहिए, और बाकी सारी जातियों को इकट्ठा होके जो 60% हिंदू बोल रहे हैं वहाँ पे उनको वोट करना चाहिए, उन्हें सत्ता से बाहर करना चाहिए, वरना ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। और RSS जैसी पार्टी को बदनाम करना ये तो बहुत ही बड़ी साजिश है। हम सबको इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। मैं कॉलर को कहूंगा कि कम समय बचा है, तो अब नए मुद्दे और नए तर्कों के साथ कार्यक्रम को हम अंतिम छोर पर लेके जाएंगे, इसलिए कम शब्दों में अपनी बात को कहे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। मैं बोल रहा हूँ जमशेदपुर, झारखंड जमशेदपुर से। हाँ, ये जो ट्वीट हुआ है बहुत ही शर्मनाक बात है हम लोग के लिए, और मैं चाहता हूँ कि पूरा देश में आंदोलन हो इसके लिए। धन्यवाद। लोगों के रुख, लोगों का गुस्सा, ये किस कदर बढ़ रहा है, इस कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रशासन को समझना चाहिए। अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोगों के गुस्से का अंजाम देख सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ अकील कुरैशी भुसावल से। हाँ, ये आप जो माल डील का जो बता रहे हैं, ये सब बोगस काम सब। हाँ, हेलो, क्या आप मुसलमानों को सब बदनाम करने के काम हो रहे हैं सभी आप? धन्यवाद। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों को बदनाम करने के लिए भगवा झंडा लगा रही है। इस कॉलर के बाद से आपका क्या कहना है, ये भी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये भी बात सच है कि अगर इस भगवे झंडे को लगाने के कारण लोगों के मन में मुसलमानों के प्रति भाव आ रहा है, तो ये भी इस घटना की एक प्रतिक्रिया है, और इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश सरकार है। और इसलिए इस कॉलर का कहना है कि ये घटनाएं उत्तर प्रदेश या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हो रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। मैं शिव कुमार के छात्र उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। हाँ, आज के सेकुलर राजनीतिक लोगों ने भगवा को या बहुसंख्यक लोगों को बदनाम करने का ठेका ले रखा है, और ये
इनको बांटकर और बदनाम करके देश पे शासन करना चाहते हैं। इस पर रोक होनी चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। मैं विक्रमपुर बिहार से राहुल बोल रहा हूँ। सर जी, ये जो यूपी में प्रशासन है ये बड़ी खराब है। इन्होंने पूरे भारत देश को गंदा मचा रखा है। बाहुबलियों का हो गया दंगा यहाँ पर। जो ये अभी कांड हुआ है इसको देख के पूरे देश में हड़कंप मची हुई है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने जाने क्या क्या है। उत्तर प्रदेश में कितने आतंक के गढ़ है या उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। लेकिन ये सब कुछ बदलने के लिए कि युवा मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को लोगों ने इतना बड़ा बहुमत दिया, ऐसा लग रहा था कि इस बहुमत का कोई अच्छा करिश्माई उपयोग कर कर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के और देश के युवाओं के चहेते बनेंगे। लेकिन उसी घटिया राजनीति को ही आगे खींचकर वो एक युवाओं की आशा के किरण को बुझा रहे हैं। और इसलिए कम से कम इस हरकत पर वो माफी मांगे, संबंधितों पर कार्रवाई करे और ऐसी हरकत दोबारा उत्तर प्रदेश में ना हो। ऐसा अगर करते हैं तो शायद उनके भी अच्छे दिन आ सकते हैं। लेकिन खुद के बुरे दिन लाने की हरकतों के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो अखिलेश और उनकी सरकार होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल हुई, अर्थात दंगे का प्रयोग किया गया। दंगा होता है तो पुलिस ने दंगाइयों के साथ कैसे निपटना चाहिए उसकी प्रैक्टिस की गई। उस मॉक ड्रिल में आतंकवादी और दंगाइयों के हाथ में भगवा ध्वज दिखाई गया। उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों के वोटों के लिए हिंदुओं के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देती है। इसकी हदें कितनी गिर सकती है इसका उदाहरण इस मॉक ड्रिल के करतूत ने दिया है। जो भगवा ध्वज दुनिया भर में त्याग, अहिंसा और तेज का प्रतीक है, उसको दंगाइयों के हाथ में दिखाया है। और वास्तव अगर देखा जाए तो दुनिया भर में जितने दंगाई है, आतंकवादी है, उनके ज्यादातर झंडे का कलर कैसा है आपको नामों के साथ दिखाएंगे, जिसमें एक भी भगवा नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भगवे को आतंकवादी दिखाने पर तुली हुई है। आज के बिंदास के मुद्दे में इसी पर बात करनी है। इस हरकत पर अब सरकार और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी और इस मानसिकता के खिलाफ भी कार्रवाई कैसे होगी। मुद्दा पहले देखते हैं। धर्म और संगम की नगरी इलाहाबाद। एक तरफ जहां इलाहाबाद अपने धार्मिक महत्व के लिए विश्व विख्यात है, जिसका गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम के लिए धर्म के साथ साथ शास्त्रों में भी महत्व है, तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद में हुए मॉक ड्रिल के दौरान एक ओर जहां पुलिस वाले थे तो वहीं दूसरी ओर सांकेतिक आतंकवादियों और दंगाइयों को दर्शाया गया था और उनके हाथों में था भगवा ध्वज। वो भगवा ध्वज जो सीधे तौर पर त्याग, शांति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है, जो करोड़ों साधु संतों की आस्था का प्रतीक है, जो सीधे तौर पर धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रतीकात्मक महत्व ही शांति है। उस भगवा ध्वज को सांकेतिक उग्रवादियों को क्यों दिया गया? जिस उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा भगवा ध्वज लगे हैं, जहां सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल है, उस प्रदेश की सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है? ऐसे में यूपी पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल में आखिर भगवा ध्वज को क्यों दिखाया गया? सीधे तौर पर ये करोड़ों सालों से सनातन संस्कृति की लाखों वर्षों के निष्कलंक और महान परंपरा का अपमान है। साथ ही भगवा वस्त्रधारी लाखों साधु संतों का भी अपमान है। भारतीय संस्कृति ही वसुधैव कुटुंबकम के लिए विश्वविख्यात है और पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वालों को ही इलाहाबाद के मॉक ड्रिल में
दंगाई के तौर पर दर्शाना निश्चित तौर पर असहनीय है। यूपी पुलिस की भूमिका निसंदेह आपत्तिजनक है। इस कुकृत्य से निश्चित तौर पर देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं को चोट पहुंचती है। उनकी धार्मिक भावना सीधे तौर पर आहत होती है। इसलिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मॉक ड्रिल बिना भगवा ध्वज के संभव नहीं था? क्या यूपी सरकार की ये कुकृत्य दंडनीय नहीं? क्या पुलिस राज्य सरकार के राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है? अगर इस हरकत पर भी देश मौन रहा तो ये अपराध होगा, ये पाप होगा। बात केवल इलाहाबाद मॉक ड्रिल की नहीं, बल्कि आज जरूरत है पूरे देश में जहां कहीं भी इस प्रकार की कुकृत्य सामने आए वहां अपनी आवाज को बुलंद करने की है, अपनी आवाज को सीधे तौर पर उठाने की है कि आने वाले भविष्य में इस तरह का कुकृत्य कोई न करे। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है। अगले 1 घंटे तक हम आपके कॉल लेंगे, आपकी प्रतिक्रियाओं को दिखाएंगे। आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, फोन पर कॉल करके, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, स्काइप पर कॉल करके, और आप सोशल मीडिया के द्वारा भी आपकी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसको हम सीधे स्क्रीन पर दिखाएंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी सुरेश भाई, रामफल बोल रहा, लुहरी जिला बागपत से। मैं कहना चाह रहा कि जो जिहादी घुस करने के नाम की हाफिज सईद की औलाद है, ये ऐसे काम करते रहे तो देश में दंगा करेंगे, ये मुल्ला करेंगे, हिंदू को जलाओगे, हिंदू को मुजफ्फरनगर में तो पंचायत बताते हिंदू को हमला करा, ये मुल्ला करेंगे। पर जो है दंगाई कहा जाएगा हिंदू को, और आत्मरक्षा करने का भी अधिकार है कि नहीं इस देश में। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, जय हिंद। हाँ, हेलो, हेलो, जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? सर मुझे कहना है, मैंने अभी यहाँ पे न्यूज पे देख रहा हूँ, उस पे एसपी के ऊपर ना वो फिल्म लगाया गया है। लेकिन मेरा मानना ये है कि एसपी के वो तो बेचारी छोटी सी कठपुतली है। ये जो हमारे देश के नेता है ना, जो देश के नेता, वो उनके अंडर में पुलिस होती है, उनके अंडर में फोर्स, सब कुछ मामला उनके अंडर में होता है। उनकी सोची समझी चाल है जो किसी धर्म विशेष मतलब भावनाओं को ना आहत कर रहे हैं वो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, जय हिंद। क्या कहना है आपको? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं गुड़गांव से मनोज शर्मा बोल रहा हूँ। जय हिंद। हाँ सर, मैं गुड़गांव से मनोज शर्मा बोल रहा हूँ। मेरे को ये कहना है सर कि ये आज का कोई बात नहीं है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आती है, ये इनका इतिहास रहता है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते हैं, और इस टाइप की मतलब सिस्टम को दिखाने के लिए पहले से इनकी तैयारी रहती है कि भाजपा या उससे संबंधित कोई भी सिस्टम या संस्था होती है उसको कैसे बदनाम किया जाए। लेकिन भगवा ध्वज जो है वो तो भाजपा के पहले से है। भगवा ध्वज जो है वो तो संघ परिवार के पहले से है। ये लाखों साल के परंपरा का प्रतीक है। ये भगवान श्री कृष्ण के उस रथ पर भी था जहां पर भगवान श्री कृष्ण महाभारत नेतृत्व कर रहे थे, और ये भगवा ध्वज वहां भी था जहां छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे। ये भगवा ध्वज उस उगते सूरज का प्रतीक है। ये लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों के त्याग का प्रतीक है। ये भगवा ध्वज हिंदुस्तान के महान परंपरा का प्रतीक है। इसको भाजपा के साथ जोड़कर वोटों की राजनीति करने की तुच्छ विचार रखने वाली उत्तर प्रदेश सरकार को इससे समझना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हो रहा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर को कहेंगे कि सही नेटवर्क में आके ही कॉल करें। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। ओके चौहान साहब, जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। मैं होराम सिसोदिया फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। हाँ बोलिए। सर, ये मुलायम सिंह है चाहे कांग्रेस है, ये लोग मुसलमानों की अच्छी राजनीति के लिए, उनके वोट बैंक के लिए 80% हिंदुओं का मान सम्मान नहीं करते ये लोग। और इन लोगों को तो हमारे लोग